नमस्कार दोस्तों, कुमार पाठशाला में आपका स्वागत है। क्लास 8 का चैप्टर 3 कोयला और पेट्रोलियम के बारे में आइए समझते हैं बातों को। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया जाता है। आइए क्रियाकलाप करके समझते हैं बातों को। अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकरण करिए। प्राकृतिक, जिसे हम हाथों से अपने बना नहीं सकते हैं, जिसका उपयोग करके हम लोग कुछ न कुछ नया चीज़ का निर्माण करते हैं लेकिन बना नहीं सकते। प्रकृति जैसे कि ये जल, हवा, ये जंगल, पेड़ पौधा वगैरह वगैरह हो गया। मानव निर्मित जैसे कि उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके नया चीज़ें हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित है? हाँ है। हम लोग तो नहीं बना पाते हैं वायु, जल, मृदा ये सब, क्योंकि ये सभी प्रकृति तथा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, इंग्लिश में नेचुरल रिसोर्स, ठीक है ना। क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? समझिए बातों को, हो सकते हैं। तो जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? समझिए बातों को, ठीक है ना। एक दिन पीने वाला पानी जो हम लोग देखते हैं, बातों को कम होते चला जा रहा है कि नहीं? देख ही रहे हैं आजकल की दुनिया में। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन में ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण है सूर्य का प्रकाश, वायु, ठीक है ना। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। क्रियाकलाप अब दूसरा देखते हैं। यह कक्ष हेतु सामूहिक क्रियाकलाप है। जैसे कि कुछ पात्र लीजिए, इन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफ़ियों से भरिए। विद्यार्थियों को 7 के समूह में बांट दीजिए। अब इन समूहों को 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले उप समूहों में बांट दीजिए। इन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित करिए। ये उप समूह उपभोक्ताओं को निरूपित करते हैं। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपभोग करें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा ही करने के लिए कहिए। विद्यार्थियों से कहिए कि वे प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को इसका उपयोग करने के लिए कहिए। अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को खाने तो कुछ मिला या ना मिला। यह भी देखिए कि क्या पात्रों में अब कुछ शेष बच गया है। मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। इस अध्याय में हम यह कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, जीवाश्मों, उसी को कहा जाता है, से होता है। अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। खाना पकाने हेतु आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए
भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता था। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयले की कहानी समझिए क्या है। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकोपों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रकरण द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनिक कहते हैं। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। चित्र 3.2 में एक कोयले की खान को दिखाया गया है। आइए दिखाते हैं हम आपको वो कोयले की खान 3.2 में। देखिए ये कोयले की खान। अब समझिए एक बात को, बहुत ही गहराई वाली बात है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ठीक है ना, इस कोयले की खान से पहले ये जंगल था, ठीक है। जंगल था, वो जीवाश्म कैसे बना होगा तो अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि क्या कहते हैं, जो भी अगर जानवर मतलब मृत्यु हो गया, मर गया, वो ज़मीन उस पेड़ पौधा का जो पत्ता वगैरह ये सब चीज़ें दबते चला गया, ठीक ना। मिट्टी लेयर होते गया। तो यहाँ पे क्या है ना, पहले जंगल था। अब लोगों ने सोचा कि अब खाना वाना पकाने के लिए गैस उस अथी क्या कहते हैं ये ट्रेन वेन चलाने के लिए, चाहे जो भी है, अपना इस्तेमाल करने के लिए उस जंगल को सबसे पहले काटा। तो वो जंगल में जो बायो डाइवर्सिटी था, कहने का मतलब उसमें ये जानवर लोग थे, मतलब आप समझिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब, ठीक है ना। उसमें विभिन्न प्रकार के विविधता थी उसमें, ठीक है ना। तो क्या है कि अब काट दिए तो अब सब लोग इधर उधर भागने लगे, उसका घर टूट फूट गया, मतलब सब छीन गया। इंसान लोगों ने ये काट दिया जंगल। अब क्या किया कि अब खनन किया। खनन करते 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 अंदर से कोयला निकाला, ठीक है ना। अब पॉल्यूशन भी होने लगा। चीज़ें बहुत ही भयावह पहले भी होती थी और अब तो और होते चली आ रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। सबसे पहले कोक के बारे में समझते हैं। यह एक कठोर, संरद्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है, ठीक है ना। निष्कर्षण मतलब समझ है ना, एलॉय है। एलॉय मतलब कोई मेटल्स का कहीं से लेके आए, खनन करके एलॉय को, मिश्र धातु, अब उसमें से उसको उस चीज़ को ये किए, निकाले, ठीक है ना, अलग किए एलॉय। अब आगे देखिए कोलतार के बारे में। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है। चित्र 3.3 में देखिए कोलतार, है ना, अलकतरा भी कहते हैं। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योग जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती है। फिनाइल की गोली जो आमतौर पे कहते हैं ना, जो बक्सा में, अटैची में कहीं भी रख दिया जाता है ताकि कीड़ा मकोड़ा नहीं आए।
वही चीज़ है। ठीक है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। अब कोलतार के जगह बिटुमेन होगा नहीं, कैसे कि इतना न खनन हो रहा है, निकाला जा रहा है, ख़त्म तो होबे करेगा कोलतार। अब उसका ऑप्शन भी तो आना चाहिए ना, सबसे जीव जिसको कहा जाता है उसके बदले में। ठीक है ना। अब देखिए आइए, कोयला गैस। कोयले के प्रकरण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रम संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में की जाती है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। अब पेट्रोलियम। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। समझ रहे हैं बातों को? हल्का के लिए पेट्रोल और भारी के लिए डीजल। यह ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा मतलब चट्टान होता है एवं ओलियम मतलब तेल होता है। पेट्रोलियम, ठीक ना, चट्टान से मिलने वाला तेल। अब देखिए, मैंने उत्पत्ति वहाँ से निकाला गया ना, इसीलिए कहा जाता है से हुई, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकला जाता है ना। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? नहीं जानते तो चलिए आपको बताते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे मतलब जैसे लोटा का पेनी होता है ना, मतलब सबसे नीचे बेस उसी को पेंदे कहते हैं। होता है बिन पेंदे का लोटा, तो वही पेंदे समुद्र का जो बेस होता है में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की सतहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। ठीक है। चित्र 3.4 में देखिए, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। 3.4, अच्छा ये है। ठीक है, पहले ऊपर पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है ना। प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इनमें मिश्रित नहीं होते। विश्व का पहला तेल का कुआं पेनसिल्वेनिया, जो कि अमेरिका में 1859 में प्रवेदित मतलब ड्रिल किया गया था। ड्रिल मतलब खोदना। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे, हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है, महकेगा, अजीब लगेगा सूंघने में। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है, जैसे कि 3.5 में आप देख रहे हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग सारणी 3.1 में दिए गए हैं। आइए चलिए ऊपर पहले समझते हैं बातों को। ठीक है ना। ये देखिए,
देखिए अवशेष चट्टान है ना, गैस है, तेल है और जल है। कुछ क्या कहा था कि हल्का होता है, इसीलिए ऊपर तेल है नीचे गैस है ना। और तेलाशय चट्टान है। फोटो देख लीजिए। चलिए आज देखिए वो जो बोला था ना ड्रिल करने की बात है, तो ड्रिल वाला यही चीज़ है। ड्रिल ड्रिल जो है ये चीज़ है, ये ड्रिल करके खोद करके नीचे जाता है, ठीक है ना। आइए अब आगे समझते हैं बातों को। डिस्टिलेशन देखें, सुने हैं डिस्टिलेशन, आप पढ़े होंगे कि जैसे एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें बहुत सारा चीज़ मिला हुआ है। अब उसी चीज़ को हम अलग करने के लिए अलग अलग ताप पे मतलब टेम्परेचर पे उसको अलग अलग करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस में। वही चीज़ है यहाँ पे, पेट्रोलियम से वो गैस हल्का तरह से मतलब जितना भी पाया जाता है वो चीज़ें हम अलग करते हैं। अब देखिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक रेसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। चलिए कुछ बातें था समझते हैं। यूरिया मतलब खेतों में आप देखे होंगे कि मान लीजिए कि धान या कोई भी पौधा मतलब खेती होती हुआ उसमें नाइट्रोजन चाहिए। मान लीजिए कि प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन नहीं मिल पा रहा है, ऐसे तो बायोलॉजी में पढ़िएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, लेकिन नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है ताकि फोटोसिंथेसिस बढ़िया से हो सके, खाना ना बन सके बढ़िया से। यूरिया देता है लोग, ठीक है ना। यूरिया जो कि जा कर के नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है पौधे लोग को, ठीक है ना। आगे और यही सब चीज़ें। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम गैस के बारे में देखिए। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब CNG कंप्रेस नेचुरल गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। CNG का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। CNG का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। आइए देखते हैं पेट्रोलियम से मिलने वाले अलग अलग पदार्थ जो हम लोग डिस्टिलेशन मतलब प्रोसेस है जो अलग करते हैं। आइए पहले LPG है, घरों उपयोग होता है इसका, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। पेट्रोल मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए विलायक है। मिट्टी का तेल स्टोव में, लैंप में और जेट वायुयान के लिए ईंधन। मिट्टी का तेल वही किरासन तेल जो हम लोग गांव में अक्सर ढिबरी में जला करके रात के समय मतलब शाम के समय संझाती देखा उखा कर रखते थे। खाना अंजोरा होता था, लाइन तो था नहीं उस समय, है कि नहीं। डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन। विद्युत जनित्रों, अच्छा जनरेटर ना। स्नेहक तेल, स्नेहक, पैराफिन, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में। बिटुमेन पेंट एवं सड़क निर्माण में। आगे चलिए देखते हैं। पाइपलाइनों का एक ऐसा जाल, बड़ोदरा। पाइपलाइनों का एक ऐसा जाल जो कि बड़ोदरा में है, गुजरात के। दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है।
प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। क्या आइए देखिए, एक बात है कि क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? आपको क्या लगता है? नहीं, इनका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती है, नहीं कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते हैं तो आइए चलिए अब आगे समझते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। आपने इस अध्ययन के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज और समाप्त होने वाले होते हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन किए गए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ सौ वर्ष और चलने वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्ण से भी है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्ण का कम खतरा रहेगा और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रहा है कि कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक चलेगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। चलिए देखते हैं क्या किस तरह बचाएं। जहाँ तक संभव हो गाड़ी सामान और मध्यम गति से चलाइए। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। अक्सर देखते होंगे रेड लाइट वाला मतलब चलता है तो इंजन चालू रहता है, बंद कर दिया कीजिएगा। टायरों का दाब सही रखिए और टायरों का दाब मतलब उसमें हवा जो भरी है तो सही रखिए और गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। ठीक है ना। चलिए इसमें हम लोग क्या क्या सीखे। प्रमुख शब्द पहले देखिए। कोयला, कोयला गैस, कोलतार, कोक, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, परिष्करणीय, है ना। आपने क्या सीखा? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। कोक, कोलतार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद हैं। पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं। हमें इनका नियोजित उपयोग करना चाहिए। आइए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है? ठीक है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वर्णन कीजिए। इसे तो कोलतार है लेकिन आपको क्या लगता है वो बताइएगा। वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क का डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ सभी को कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। नहीं हो सके कुछ भी गलत सही बताइएगा ज़रूर। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? क्या है मतलब कौन सा नहीं है, क्या है? निम्नलिखित कथनों में सामने सत्य असत्य लिखिए। ठीक है। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। अगर आपको सत्य लगता है कमेंट बॉक्स में सत्य लिखिए, नहीं तो असत्य लिखिए। पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है, हाँ या ना बताइएगा।
कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, हाँ या ना, बताइएगा ज़रूर। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, हाँ या ना। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, आपको जो लगता है बताइएगा। समझाइए। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, समझाइए। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं, बताइएगा ज़रूर। छोटा ही शब्दों में बताइएगा ज़रूर, छोटा ही मतलब लाइन में, सेंटेंस में। कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए, ठीक है ना। निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए। वर्ष में कमी प्रतिशतता को y अक्ष पर तथा वर्ष के x अक्ष पर आलेखित करिए। आप अपना घर में कर लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब जो बार ग्राफ होता है उस पर, ठीक है ना। बार ग्राफ जो हम लोग नहीं मैथ में बनाते थे, एक्स वाई, है ना, उसी पे वही। ठीक है, तो अब अगला चैप्टर के साथ हम आपको अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।